हेलो एंड वेलकम टू प्राविपियट क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फिर से एक बार योगा एंड मेडिटेशन के 50 एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। और मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे पिछले भी एमसीक्यूज़ के वीडियोस देखे होंगे। तो आज का जो वीडियो है इसके लिए आप कॉपी और पेन निकाल कर बैठें, क्योंकि मैं जो प्रश्न आपको अभी डिस्कस करूँगी इन्हीं से संबंधित और जो कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी बताऊँगी। तो आप कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें, जिससे कि आप और भी इन सिर्फ 50 नहीं बल्कि इन 50 में से और जो दूसरे प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी बताऊं तो आप उसको नोट कर सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं अपना। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है विच आसना इंक्रीजेस डाइजेशन आफ्टर अ मील। खाना खाने के बाद में हमें अपनी जो पाचन क्रिया है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? तो वो है वज्रासन। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैंने वज्रासन की पिक लगाई हुई है। इस प्रकार से वज्रासन परफॉर्म करते हैं और इससे हमारा डाइजेशन जो है वो और बेहतर होता है। सेकेंड है विच प्रैक्टिसेस आर बेनिफिशियल फॉर हाइपरटेंशन एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स। तो ऐसा कौन सी प्रैक्टिस है इनमें से जिससे कि हमारे अगर हाइपरटेंशन और कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं हमें तो वो हमारे लिए लाभकारी हो। जो तो इनमें से आप जो भी प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, तो अगर किसी को हाइपरटेंशन और कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं तो उनको कुछ स्पेसिफाइड आसनास होते हैं जो इन बीमारियों को कम करने में मदद करते हैं। तो आपको आसनास की प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको हाइपरटेंशन और कार्डियक प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट है प्रिकॉशन रिगार्डिंग योगा आसना इज। यानी कि जब हम योगा अभ्यास करते हैं, योगा आसनास का अभ्यास करते हैं, तो हमें कौन कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए। तो सबसे पहली और मेन जो चीज़ होती है वो है कि जब भी हम आसन का अभ्यास करें तो हम खाली पेट हों, तभी हमें आसन का अभ्यास करना चाहिए। तो हमें आसन का अभ्यास खाली पेट और कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग इसका अभ्यास करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया इज़ बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग एक्सेस फैट्स फ्रॉम द बॉडी। तो अगर हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा वसा यानी कि फैट मोटापा जमा हो रहा है तो हमें इनमें से कौन सी क्रिया है जो परफॉर्म करनी चाहिए? तो वो है अग्निसार क्रिया। तो आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, उसमें मैंने अग्निसार क्रिया के बारे में आपको नहीं बताया है, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस आपके साथ में शेयर किए हैं उनमें सभी में मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार बताई गई हैं। तो हठ योग प्रदीपिका में 6 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं, जो है नेति, धौती, कपालभाति, वस्ती, त्राटक और नौली। तो ये जो 6 प्रकार की क्रियाएं हैं जिन्हें षट क्रिया कहते हैं, मैंने इन्हीं क्रियाओं के बारे में आपको बताया है। लेकिन अग्निसार क्रिया जो होती है वो नौली से ही मिलती जुलती होती है। तो आप चाहें तो मेरे जो वीडियोस हैं उनमें भी जाके देख सकते हैं। मैं फिर से आपको सारे जो वीडियोस हैं मेरे योगा एंड मेडिटेशन के और जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने आपके साथ में शेयर किए, मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, अगर कोई प्रश्न आता है कि षट क्रिया के नाम बताएं या इनमें से कौन सी षट क्रिया नहीं है या इनमें से कौन सी षट क्रिया है हठ योग प्रदीपिका के अनुसार, तो आपको उन 6 के नाम याद रखने हैं। कौन कौन सी? नेति, धौती, कपालभाति, बस्ती, त्राटक और नौली। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है योग सूत्र वॉज गिवन बाय। योग सूत्र जो है वो किसके द्वारा दिए गए हैं? तो वो महर्षि पतंजलि ने दिए हैं। मैंने आपके साथ में एक वीडियो भी शेयर किया है कि महर्षि पतंजलि को योग सूत्र का जनक भी कहते हैं, योगा का भी जनक कहते हैं। और इन्होंने जो योग सूत्र दिए हैं वो टोटल 195 हैं, 195। उसको इन्होंने 4 अध्याय में विभाजित भी किया हुआ है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र दिए हैं तो वो कितने हैं, उनके कितने अध्याय हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द 5 एलिमेंट्स इन योग। तो योग में ही नहीं बल्कि हमारा जो शरीर भी है वो भी पंच तत्वों, पंचभूतों से ही मिलकर बना हुआ है, जो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर और आकाश। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। और मैंने आपको एक मुद्राओं का भी वीडियो शेयर किया था जिसमें कि इन पांचों एलिमेंट्स के बारे में बताए हैं और ये भी बताया है कि कौन सी उंगली जो है, हमारी हाथों की उंगलियां जो होती हैं और अंगूठा होता है, ये कौन से जो हमारी ये तत्व हैं इनको दर्शाती है। तो आप वहाँ से भी जाके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कर्म योग इज़ अ ब्रांच ऑफ योगा बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टेक्स्ट। कर्म योग योग की ही एक शाखा है। तो ये पूछ रहे हैं कि वो कौन सी ऐसी पुस्तक या ग्रंथ है जिसमें हमें कर्म योग का ज्ञान प्राप्त होता है। तो जिन लोगों ने भी देखा है और पढ़ा होगा, श्रीमद् भगवत गीता जो है उसमें कर्म योग के बारे में बताया गया है। यह श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और यहाँ से ही हमें कर्म योग का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट है, विच वन कम्स अंडर अतरंग योग। तो आपको बता दें, जो अष्टांग योग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग बोले जाते हैं योग के। और इन 8 अंगों को कहीं कहीं पर 2 जगह विभाजित भी किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया है, जो है अतरंग और दूसरा है बहिरंग। तो जो बहिरंग हैं, जो हमारे अष्टांग योग के फर्स्ट 5 अंग होते हैं, फर्स्ट 5 लिम्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये पांचों को बहिरंग अष्टांग योग में बोला गया है। और जो नेक्स्ट 3 होते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको हम अतरंग योग के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, जो फर्स्ट 5 लिम्ब है वो बहिरंग है और जो नेक्स्ट 3 होते हैं उनको अतरंग अष्टांग योग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, धारणा, धारणा को अतरंग योग के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, देयर आर 8 स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ योगी, व्हाट इज द फाइनल स्टेज अपार्ट फ्रॉम मोक्ष। एक योगी के लिए 8 स्टेज बताए गए हैं। तो उन 8 स्टेज में जो स्टेज सबसे आखिरी का है वो कौन सा है, जो फाइनल स्टेज बोलते हैं, तो वो है समाधि। ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी भी आपको नाम बताया था अष्टांग योग के। उन्हीं अष्टांग योग में से जो फाइनल स्टेज होता है उसको समाधि बोलते हैं, जो लास्ट अंग है हमारा। नेक्स्ट है, सर्वांगासन इज गुड फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ विच ग्लैंड। सर्वांगासन जो एक आसन है, इसको करने से अगर हमारा कौन सा वो ग्लैंड है जिसको हम और बेहतर बना सकते हैं, या जो कॉम्प्लिकेशंस उस ग्लैंड पे आ रही हैं उसको कम कर सकते हैं। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी, थायराइड ग्लैंड हमारी थ्रोट में यानी गले में स्थित होती है। तो सर्वांगासन करने से जो कॉम्प्लिकेशंस हमारे थायराइड ग्लैंड में आती हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं पूरी तरह से। नेक्स्ट है, द अदर नेम ऑफ योगिक एनिमा इज। तो एनिमा आपने देखा होगा, मेडिसिनल टर्म है। एनिमा देते हैं जब किसी भी व्यक्ति का जो मल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बॉडी से क्लियर नहीं हो पाता है, तो एनिमा दिया जाता है। या कोई प्रेगनेंसी में भी जो महिलाएं भी देख रही होंगी, तो प्रेगनेंसी के टाइम में जब हमें ऑपरेट किया जाता है उस वक्त भी एनिमा दिया जाता है, जिससे कि हमारा जो मल है वो क्लीन हो सके, हमारी बॉडी से निकल सके। लेकिन योगा में एक ऐसी क्रिया है जिसको यौगिक एनिमा के नाम से जानते हैं। तो आपने वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बताया है, बस्ती जो क्रिया है, 6 क्रियाओं में से एक क्रिया होती है बस्ती। तो बस्ती क्रिया को यौगिक एनिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस क्रिया में कई दिनों से भी अगर कोई मल हमारे शरीर में फंसा हुआ है तो यह क्रिया इतनी लाभकारी है कि यह हमारे शरीर से कई दिनों का जो मल फंसा हुआ है उसको भी बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। तो नेक्स्ट है, अष्टांग मार्ग इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, फिर है गैप, और टू फिलॉसफी। तो अष्टांग मार्ग जो है वो योगा सिस्टम की एक फिलॉसफी है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, विच कंट्री डज योगा ओरिजिनेट फ्रॉम। तो ये तो आप सभी जानते हैं, योग जो है वो हमारी संस्कृति से ही गया है, हमारे भारत से गया है। तो योगा का जो ओरिजिन है वो इंडिया और या बोल सकते हैं आप भारत, हिंदुस्तान से ही हुआ है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नॉट वन ऑफ द 3 गुणास। गुण आपको पता हो, मैंने अपने वीडियोस में भी जिक्र किया है इसके बारे में। 3 प्रकार के गुण जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। हमारी पूरी जो हमारा समाज है, या आप बोल सकते हैं हमारे आसपास में 3 गुण पाए जाते हैं। एक होता है सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण।
तो 3 प्रकार के गुण हैं, सत्व, तमस और रजस। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एकाग्र, ये कोई भी गुण नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो है एकाग्र। लेकिन आपको ये तीनों गुण के नाम पता होने चाहिए, सत्व, तमस और रजस। हो सकता है कि आप इनमें से कोई एक नाम दे दें और पूछें कि इनमें से कौन सा गुण है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। गुणों के नाम जो 3 हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया इज गुड फॉर क्लिनजिंग द आइज। आँखों के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है, यानी कि अगर हमारी आँखों में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आँखों के लिए, हम आँखों को क्लीन करने के लिए हम कौन सी क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं, तो वो है त्राटक। त्राटक भी षट क्रियाओं में से एक क्रिया है। मैंने इसका भी वीडियो आपके साथ में शेयर किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर है त्राटक। नेक्स्ट है, द वर्ड नाड़ी इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नाद विच मीन्स। नाड़ी एक शब्द है जो नाद शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है टू फ्लो, यानी कि बहना या बहाव भी बोल सकते हैं आप। तो नाड़ी के बारे में भी मैंने आपको बताया है, 3 प्रकार की नाड़ी है। मेन हमारी जो है पिंगला और ईड़ा, और जो तीसरी नाड़ी है जो मध्य में स्थित होती है उसको कहते हैं सुषुम्ना। उसका काम होता है बैलेंस करने का इन दोनों नाड़ियों को। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये दोनों नाड़ी जो है ये हमारे नॉस्ट्रिल्स में है। इन ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, पिंगला और ईड़ा नाड़ी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ हठ योग अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। तो हठ प्रदीपिका में हठ योग का जो अल्टीमेट एम है, जो लास्ट एम है, उद्देश्य है, वो क्या है। तो अगर हम हठ प्रदीपिका के अनुसार बात करें तो राजयोग ही अल्टीमेट एम होता है हठ योग का। नेक्स्ट है, आसनास यूजफुल इन डायबिटीज़ इज। कौन सा आसन है जो डायबिटीज़ में हमें यूज़फुल है, हमारे लिए लाभकारी है हमारे लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, क्योंकि मैंने कई सारी साइट्स में, कई बुक्स में भी बात करी, इसमें देखा है। तो बहुत सारे आसन बताए गए हैं। जैसे इस वाले में जब मैंने ये क्वेश्चन देख रही थी तो मैंने देखा बहुत सारी जगह मुझे पद्मासन भी मिल रहा था। तो पद्मासन या बहुत सारी जगह मंडूकासन भी मिल रहा था। तो ये जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो राइट आंसर है वो है मंडूकासन। एक चीज़ और है कि डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है, जब हम आसन को करते हैं ना तो एक आसन किसी एक चीज़ पे ही काम नहीं करता है, मतलब हमें सिर्फ एक ही लाभ नहीं देता है। कई आसन ऐसे हैं जो ऐसा उनका पोस्चर बनता है कि वो हमारी ग्लैंड्स को या हमारे ऑर्गन्स को जो है प्रेस करते हैं, तो उस वजह से हमारी कई चीज़ें अच्छी होती हैं। जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, इसमें है नहीं पश्चिमोत्तानासन, पर पश्चिमोत्तानासन भी डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा बोला गया है। मंडूकासन भी डायबिटीज़ के लिए अच्छा है। ताड़ासन, ये सारे आसन जो है वो हमारे, अगर किसी को डायबिटीज़ है यानी कि मधुमेह की बीमारी है तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर मैंने मंडूकासन रखा है, पर अगर आपके सामने मंडूकासन का ऑप्शन नहीं है, पद्मासन है, तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। या आपके सामने में ताड़ासन है, पश्चिमोत्तानासन है, तो आप इसका भी आंसर टिक कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, विच आसना इम्प्रूव्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड अलर्टनेस। तो कौन सा आसन है जो हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है, उसको बैलेंस करता है और उनको अलर्ट करता है। तो वृक्षासन जो है वो हमारे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। वृक्षासन के अभ्यास से हम अपने न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को अच्छा कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाड़ीज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कि इनमें से कौन सी वो नाड़ी है जो इक्विलिब्रियम के स्टेट के लिए जानी जाती है, यानी कि बैलेंस के लिए, संतुलन के लिए। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि सुषुम्ना नाड़ी का काम होता है बैलेंस करना, यानी कि इक्विलिब्रियम या संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ योग। तो ये भी अभी हम लोग देख चुके हैं। मैंने आपको बताया है कि महर्षि पतंजलि को योग का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट है, हु ब्रॉट योगा टू द ह्यूमंस। यानी कि किसके द्वारा योग जो है वो मनुष्यों तक पहुंचा। तो भगवान शिव के द्वारा योग की रचना हुई थी और इन्हीं के द्वारा योग जो है वो मनुष्यों तक पहुंचा था। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संतोष। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि संतोष किसके अंतर्गत आता है। वो आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगाई हुई है, संतोष नियम के अंतर्गत आता है।
तो नियम क्या है? नियम आता है हमारे अष्टांग योग के एक अंग में, जैसे कि यम, नियम, आसन। तो यम के अंतर्गत भी 5 चीज़ें होती हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वहीं नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। आपको ये पांचों जो यम के अंदर है और जो नियम के अंदर है, इन पांचों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से आपने सपोज दे दिया कि अहिंसा, शौच, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इनमें से कौन सा है जो नियम के अंतर्गत आता है। तो आपको जब नाम पता होंगे कि यम के अंदर आने वाले कौन से 5 हैं और नियम के अंदर कौन से 5 हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और पिछली में भी हमने देखा है ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो आप इसको ज़रूर याद कर लें। अब जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संतोष, तो संतोष का जो अर्थ होता है वो होता है कंटेंटमेंट। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द योगा द राग इज। अभी मैंने एक या 2 वीडियो पहले ही मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने क्लेश के बारे में बताया था। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं, उनमें से जो एक है वो है राग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से क्लेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी कोशास डू ह्यूमंस हैव एज पर द योगिक सिस्टम। कितने, इन्होंने पूछा है कितने कोश हैं जो मनुष्यों के जो यौगिक सिस्टम है उसमें होते हैं। तो 5 प्रकार के कोश होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है: प्राणमय कोश, विजनमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश और अंडमय कोश। ये 5 प्रकार के कोश हमारे हर एक जो ह्यूमन बॉडी है ना, हर ह्यूमन बॉडी में ये 5 प्रकार के कोश पाए जाते हैं। तो आपको संख्या भी पता होनी चाहिए और इनके नाम भी पता होने चाहिए कि ये कौन से 5 प्रकार के कोश होते हैं हमारे शरीर में। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसन इज। पतंजलि के अनुसार आसन क्या है? तो पतंजलि के अनुसार आसन वह है जिसमें हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हैं, मतलब सिटिंग इन कंफर्टेबल पोजीशन। मैं आपके साथ में अभी भी बहुत सारे वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, उसमें मैं भी आपको बोलती हूँ आपको वो आसन लेना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकें। तो वही है महर्षि पतंजलि के अनुसार कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप आरामदायक फील कर रहे हैं, वो एक अच्छा आसन आपके लिए है। नेक्स्ट है, 5 टाइप्स ऑफ यमा अकॉर्डिंग टू पतंजलि आर। अब देखिए यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आया है कि कौन से वो 5 प्रकार हैं यम के जो पतंजलि जी द्वारा बताए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए, वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 प्रकार हैं जो यम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ पंचभूत। तो अभी हम लोगों ने ये भी देखा था पंचभूत कौन कौन से होते हैं, मैंने यहाँ देखिए पिक्चर भी लगाई हुई है। वो है एयर, अर्थ, फायर, वाटर, स्काई। तो इनमें से सनलाइट आप देख सकते हैं, ये पंचभूतों या पंच तत्वों के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग योगा ब्रीदिंग शुड बी। जब आप योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपकी ब्रीदिंग कैसी होनी चाहिए, मतलब आपकी जो सांस लेने का तरीका है वो कैसा होना चाहिए। तो जो योग में ब्रीदिंग बताई गई है, हमेशा से योग जब आप योग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो ट्रेनिंग होगा, जो आपके गुरु होंगे, वो आपको हमेशा यही सलाह देंगे कि आप गहरी सांस लें। बहुत जल्दी जल्दी सांस नहीं लेनी चाहिए योग में। योग में गहरी सांस ली जाती है। तो ये उसका आंसर है डीप। नेक्स्ट है, विच प्रैक्टिस ऑफ हठ योग इन्वॉल्व्स ड्रॉइंग एयर थ्रू द माउथ। मतलब योग प्रैक्टिस जो हठ योग में जब हम करते हैं तो ऐसा कौन सा इनमें से देख सकते हैं, ये प्राणायाम है यानी कुंभक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम जो सांस लेते हैं वो मुंह से लेते हैं। तो शीतकारी प्राणायाम में हम सांस को अपने मुंह से अंदर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में किस प्रकार से शीतकारी प्राणायाम में हम सांस को अंदर की तरफ लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग। अष्टांग योग का जो पहला अंग है वो कौन सा है, तो वो है यम। नेक्स्ट है, हाउ मैनी आसनास आर डिस्क्राइब्ड इन घेरंड संहिता। तो घेरंड संहिता में पूछ रहे हैं कितने प्रकार के आसन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका आंसर है 32। मैं यहाँ पे हाईलाइट करना भूल गई हूँ, तो इसका आंसर है 32। और अगर ये क्वेश्चन ये ना हो कि घेरंड संहिता के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हठ योग प्रदीपिका के अनुसार कितने प्रकार के आसन बोले गए हैं, तो वो उसका आंसर होगा 15।
इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया है, वहाँ से भी देख सकते हैं वो 15 प्रकार के आसन कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है हु इज़ एन आचार्य ऑफ हठ योग। तो हठ योग के आचार्य कौन हैं? तो वो हैं स्वात्माराम जी, इन्हें हठ योग का आचार्य भी बोला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा रेगुलरली। योगा का अभ्यास अगर हम रोज़ करते हैं तो उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि वो क्या क्या लाभ हमें देता है। तो इम्प्रूव्ड फ्लेक्सिबिलिटी, हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है, वो बढ़ता है। रिड्यूस्ड स्ट्रेस, अगर आपके अंदर में स्ट्रेस है, तनाव है, तो वो भी खत्म होता है। इंक्रीज्ड मसल स्ट्रेंथ, हमारी मांसपेशियों की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच आसना कैन रीस्टोर स्पाइनल स्ट्रेंथ। कौन सा आसन हमारी जो स्पाइनल स्ट्रेंथ है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, उसकी स्ट्रेंथ को रीस्टोर कर सकता है? तो वो है मत्स्यासना। ये पिक्चर मत्स्यासना की नहीं है, ये भुजंगासना की है। तो मत्स्यासना से हम अपनी स्पाइनल स्ट्रेंथ को रीस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम द आसना इन विच द वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा। तो कोबरा क्या है? कोबरा जो है संस्कृत का ये एक शब्द है जिसका हम लोग हिंदी में अगर बोलें तो सांप, है ना, सांप को बोलते हैं कोबरा। तो भुजंग जिसको बोलते हैं, कोबरा सॉरी कोबरा तो इंग्लिश हो गया, भुजंग यानी, तो भुजंग एक संस्कृत शब्द है जिसका हम लोग बोलते हैं हिंदी में सांप या कोबरा। तो भुजंग आसन से आप देखेंगे जब इसमें भी परफॉर्म जो ये पिक्चर में देख रहे हैं आप कर रहा है, तो इसमें जो हमारा शरीर है, जो हमारी आर्म्स हैं, वो बिल्कुल कोबरा के शेप में हो जाती हैं, इसलिए इसका आंसर है भुजंगासन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बहिरंग योग प्रैक्टिस। अब आप ये देखिए वहाँ पर क्वेश्चन आया था अतरंग योग प्रैक्टिस का, अब है बहिरंग योग प्रैक्टिस। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चंस जो है ऐसे ही घूम के आपके सामने आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि बहिरंग अंग कौन से हैं और अतरंग अंग कौन से हैं। तो बहिरंग में मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट 5 होते हैं उन्हें बहिरंग बोलते हैं, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार इसमें ऑप्शन है, तो ये इसका राइट आंसर है। और धारणा, ध्यान, समाधि भी है इसमें, तो ये जो है ये अतरंग अष्टांग योग में है। नेक्स्ट है बाय मास्टरिंग विच प्रैक्टिस कैन वन फ्लोट लाइक अ लोटस लीफ ऑन द वाटर। अगर हम इनमें से किस चीज़ की प्रैक्टिस या अभ्यास करें जिससे कि हम पानी में, जैसे जिस प्रकार से कमल की जो पत्ती होती है वो फ्लोट करती है, वो तैरती है, उसी प्रकार से हमारी जो बॉडी है वो भी पानी में ऐसे ही फ्लोट कर सके, तैर सके। तो प्लाविनी प्राणायाम जो है, मैंने आपको अपने वीडियोस में भी इसके बारे में टोटली डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो प्लाविनी प्राणायाम में अगर हमारी मास्टरी है तो हम पानी में बिना हाथ पैर चलाए भी कई घंटों तक ऐसे ही फ्लोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेकंड पोज इन सूर्य नमस्कार। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है सेकंड पोज सूर्य नमस्कार का, जिसका नाम होता है हस्तोत्थानासना। हाथों को जब हम पीछे की तरफ लेकर जाते हैं तो उसको बोलते हैं हस्तोत्थानासना। ये है सूर्य नमस्कार का सेकंड पोज। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योगा। योगा का जो पर्पस है वो क्या है? तो योगा का जो उद्देश्य होता है वो होता है हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि कंप्लीट हेल्थ, वेलनेस, मसल टोनिंग और कामनेस विदाउट स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें योग के अभ्यास से हमें प्राप्त होती हैं। आप एक शब्द में बोल सकते हैं योग का जो पर्पस है वो है हमारे सर्वांगीण विकास से संबंधित, यानी हमारा सर्वांगीण विकास ही योग का उद्देश्य है। नेक्स्ट है हाउ मैनी चक्रास आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो चक्र का भी वीडियो मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो हमारी रूट से स्टार्ट होते हुए हमारे क्राउन तक जाते हैं, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं। पहला चक्र है मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे स्थित है, फिर है स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अजना और सहस्त्रार। ये 7 चक्र हमारे शरीर में होते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज अजना चक्र लोकेटेड। तो अगर आप इन 7 चक्र के नाम याद रख सकते हैं, इनकी लोकेशन याद रख सकते हैं, तो आपका अगर इस चक्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो अजना चक्र हमारे आईब्रोज के सेंटर में, यानी कि जो हमारी भौवें होती हैं, जहाँ पर औरतें आप देखेंगे बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर ही हमारा अजना चक्र लोकेटेड है, वहाँ पर ही वो स्थित होता है। नेक्स्ट है योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड।
योग जो है वो संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है? तो वो है यूनियन, यानी कि जोड़ना। यूनियन का अर्थ होता है योग, तो योग जो शब्द है वो यूनियन से लिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? इसमें 2020 हो गया है, बट ये 2024 होना था। तो आप लोग ये याद रखिएगा, जो अभी 2024 में, अब ये आप एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो 21 जून को, हर वर्ष 21 जून को ही मनाया जाता है। और हर वर्ष योग डे में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है, इसमें एक अलग प्रकार की थीम होती है। तो इस बार जो है वो है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ये है थीम हमारे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ सात्विक फूड? तो 3 प्रकार के जो फूड होते हैं वो भी होते हैं। एक तो होता है सात्विक फूड। सात्विक फूड यानी सात्विक आहार क्या होता है? सात्विक आहार, जो योगी होते हैं वो सात्विक आहार ही लेते हैं। सात्विक आहार होना चाहिए प्योर, यानी शुद्ध होना चाहिए। एसेंशियल सिर्फ उतना हो जितना कि हमारे शरीर को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा खाना कभी भी योगी नहीं लेते हैं, वो सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना कि उनके शरीर को ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है नेचुरल, यानी कि वो प्राकृतिक होना चाहिए। बनावटी भोजन कभी भी योगी नहीं खाता है। वाइटल, एनर्जी कंटेनिंग। वाइटल यानी कि आप बोल सकते हैं ज़रूरी, और एनर्जी कंटेनिंग, जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहे, ऐसा भोजन जो होता है वो एक योगी करता है। और योगी के आहार को सात्विक आहार बोला जाता है। नेक्स्ट है, योगा हैज़ 8 कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो नोन एज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ लाइफ। नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि आर 5 ऑफ देम, विच आर द अदर 3? इनमें से आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला है योग के 8 अंग होते हैं, जिनमें से इन्होंने 5 के नाम दिए हैं, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो ये पूछ रहे हैं वो 3 और कौन है जो इन 5 के साथ जुड़कर अष्टांग योग बनते हैं। तो अगर आपको उन 8 के नाम पता हैं तो आपको बहुत आसानी होगी इस प्रश्न का उत्तर देने में। तो इसमें से जो बचे हैं वो है यम, क्योंकि फिर लिखा है नियम है, आसन है, प्राणायाम है, उसके बाद में प्रत्याहारा नहीं है, फिर धारणा नहीं है। तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट वाला देख सकते हैं, जिसमें यम, धारणा और प्रत्याहार ये तीनों हैं। तो ये है इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यमाज एंड नियमाज? यम और नियम क्या है? तो यम और नियम जो होते हैं वो दे आर द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ योगा दैट गाइड एथिकल कंडक्ट एंड पर्सनल डिसिप्लिन। मतलब इन जो दोनों का अभ्यास से हम 2 चीज़ें सीखते हैं, एक तो एथिकल कंडक्ट और पर्सनल डिसिप्लिन। तो ये चीज़ें, सोशल कंडक्ट भी आप बोल सकते हैं, सामाजिक अनुशासन भी बोल सकते हैं आप, और पर्सनल डिसिप्लिन को आप ये बोल सकते हैं कि जो आपकी व्यक्तिगत अनुशासन होना चाहिए, वो आते हैं यम और नियम के अंतर्गत। नेक्स्ट है, टाइप्स ऑफ कुंभक डिस्क्राइब्स इन हठ योग प्रदीपिका। अभी मैंने एक प्रश्न आया था, उसमें भी आपको बताया था कि जो हठ योग प्रदीपिका है उसमें प्राणायाम को कुंभक बोला गया है, कुंभक भी बोलते हैं। तो हठ योग प्रदीपिका में 8 प्रकार के कुंभक का उल्लेख है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर जो है वो 8 हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन कौन से कुंभक हैं, मैंने उनके वीडियोस भी आपके साथ में सेपरेटली शेयर किए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कपालभाति है, सॉरी, कपालभाति तो क्रिया है। जो 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं हठ योग प्रदीपिका में, वो है भ्रामरी, सूर्यभेदन, शीतली, शीतकारी, उज्जयी, प्लाविनी, मूर्छा। ये 8 प्रकार के प्राणायाम जो हैं या कुंभक बताए गए हैं हठ योग प्रदीपिका के अनुसार। तो मैं इन सभी से रिलेटेड जो भी मेरे वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके उनको देख सकते हैं। और आपके साथ में मैं और ऐसे ही एमसीक्यूज़ के वीडियोस शेयर करती रहूँगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।